हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पैनल डैमेजेस एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस। देखो, सिंपल सी बात यह है कि अगर एग्रीमेंट होते वक्त पहले से ये चीज तय हुए कि अगर मेरा लॉस हुआ सर आपके लेट करने की वजह से या नहीं करने की वजह से, कोई भी काम जो आपको दिया आप नहीं कर पाए या लेट किया, तो मेरा लॉस आप कंपेंसेट करोगे, और वो रीजनेबली लॉस एस्टिमेट कर लिया गया और दोनों पार्टियों ने एग्री कर लिया। हाँ जी, अब जैसे मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाने को दिया और मैंने कहा सर मेरे को ये 15 दिन में चाहिए, अगर नहीं होता तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम आएगी, मैं आपके ऊपर 1000 रुपए रोज की पेनल्टी लगाऊंगा या 2000 रुपए पेनल्टी लगाऊंगा, 5000 रुपए पेनल्टी लगाऊंगा। ये भी वर्ड में मुंह से पेनल्टी यूज कर रहा हूं, लेकिन ये लिक्विडेटेड डैमेजेस ही माना जाएगा और फिर ये पेएबल होगा। अगर वो पार्टी फेल होती है या लेट होती है तो उसको ये एक रीजनेबल एस्टिमेटेड अमाउंट देना होगा। लेकिन अगर एक दिन की डिलीवरी के लिए 50,000 रुपए की पेनल्टी लगाई जाए, कई बार बहुत हाई पेनल्टी फिक्स की जाती है जो कि एक्चुअल लॉस से बहुत ज्यादा होती है, और ये इसलिए की जाती है ताकि सामने वाली पार्टी पर प्रेशर पड़े कि वो टाइम से ही उस परफॉर्मेंस को दे और लेट ना करे। तो इसको बोलते हैं पेनल्टी, पैनल डैमेजेस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लॉस को रीजनेबली प्रिज्यूम, अज्यूम, एस्टिमेट, कैलकुलेट कर लिया गया है जो लेट या फेल होने से होगा और वो पहले से फिक्स कर दिया गया, तो वो हो गया लिक्विडेटेड। लेकिन अगर उस लॉस से बहुत ऊपर का अमाउंट फिक्स किया गया ताकि दूसरे वाले पर प्रेशर रहे कि अगर बेटा लेट किया, फेल किया तो इतना अमाउंट पेएबल हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं पैनल डैमेजेस। अगर आप कोर्ट में जाएंगे, लिक्विडेटेड डैमेजेस तो खैर आपको कोर्ट आमतौर पर दिलवाई देगी, जरूर नहीं कि पूरे, लेकिन एक रीजनेबल दिलवा देगी। पैनल डैमेजेस के मामले में ज्यादातर कोर्ट केसेस में यही होता है कि एक रीजनेबल कंपेंसेशन ही कोर्ट अवार्ड करती है। बेशक आपने पेनल्टी क्लॉज बना रखा है, लेकिन तब भी आमतौर पर यही डिसीजन है। दो एक हम डिस्कस भी करेंगे, बाकी अगर आप इन जनरल और भी कोर्ट केसेस देखोगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि पेनल क्लॉज बनाने के बावजूद अगर मैटर कोर्ट में जाता है तो कोर्ट एक रीजनेबल अमाउंट ही दिलवाती है। सो हम बात करें मीनिंग ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस की, तो व्हेन पार्टीज एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, ये पहले से ही तय हो रहा है, दे एस्टिमेट इन एडवांस, पहले से तय कर लेते हैं क्या, द प्रोबेबल लॉस दैट मे अराइज ड्यू टू ब्रीच। अब ये ब्रीच दोनों तरह से हो सकता है, या तो ये ब्रीच होगा लेट की फॉर्म में या फेलियर की फॉर्म में, तो जो अमाउंट पेएबल होगा उसको बोलते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस। अब जैसे एक एग्जांपल दिया, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसने प्रिंटर को बोला 5000 किताबें दे दे, और अगर तूने एडमिशन के टाइम पे नहीं दिया, देन डिले हुई तो 50,000 रुपए तेरे को देने पड़ेंगे। नाउ दिस इज अ रीजनेबल अमाउंट, 5000 किताबों पे 50,000, 10 रुपए तो हुआ, तो इट इज लिक्विडेटेड डैमेज। जबकि पेनल्टी क्या है यहां पर, इट्स नॉट अ जेन्युइन एस्टिमेट ऑफ लॉस। इसमें ये नहीं है कि जो लॉस होगा सिर्फ वही देना, बट ये एक्सेसिव होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है, और इंटेंडेड टू फोर्स परफॉर्मेंस। ये इसलिए किया जाता है ताकि सामने वाली पार्टी पर प्रेशर है, इंटेंडेड टू फोर्स परफॉर्मेंस, या फिर पनिश द डिफॉल्टिंग पार्टी। जैसे 5000 रुपए की एक स्टूडेंट ने बुक खरीदी और उसने कहा अगर डिले किया ना एक दिन का भी तो 20,000 रुपए चार्ज लूंगा मेरे एग्जाम सर पे। तो ये क्लियरली पिनिटिव नेचर की है, पेनल्टी क्लॉज टाइप है। तो अगर हम यहां देखें तो ये जेन्युइन प्री एस्टिमेट ऑफ लॉस है, जबकि इसमें पनिशमेंट है, उसमें उद्देश्य है लॉस को कंपेंसेट करना, जबकि इसमें है डेटरेंट, पनिश करना। यहां पर रीजनेबल अमाउंट होता है, यहां एक्सेसिव होता है, ज्यादा अमाउंट होता है, ठीक है। और यहां पर रिलेशन विद एक्चुअल लॉस पेनल्टी में नहीं होता। एंड कोर्ट, मैंने कहा अगर आप कोर्ट में जाते हो तो ये बात भी है कि पेनल्टी क्लॉजेस में कोर्ट ज्यादातर उसको रिड्यूस कर देता है। खैर, अब हम केसेस की लेते हैं कि ऐसे एग्जाम्स के अंदर अगर ये शॉर्ट नोट में भी आता है तो एक आध केस तो आपसे एक्सपेक्टेड होता है, मतलब 2-4 नंबर में तो एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन हाँ अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो आपसे एक्सपेक्टेड होगा। अब यहां क्या हुआ कि फतेह चंद एग्रीड टू सेल इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, बायर ने एडवांस भी दे दिया और पार्ट पेमेंट भी कर दी। जिन बच्चों को नई नॉलेज है मैं उनकी नॉलेज के लिए बताऊं, आमतौर पर जब प्रॉपर्टी की डील होती है तो 10% एडवांस जाता है, उसके ऊपर जो भी है फिर वो पार्ट पेमेंट मानी जाएगी, ठीक। अब यहां पर क्या हुआ, बायर ने वो कमिट अपनी जो है ब्रीच कर दी, वो नहीं पूरी पेमेंट कर पाया। अब सेलर ने सोचा मैं सारा ही अमाउंट फोरफिट कर लूं, मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने कहा भाई इतना थोड़ी होता है, प्रॉपर्टी आपकी थी, आपके पास रही, ठीक है, बायर नहीं दे पाया, अब आप थोड़ा बहुत ही अमाउंट फोरफिट करोगे। पहली बात तो आपको नहीं करना चाहिए, दे दो, दूसरा बंदा नहीं दे पाया तो फिर भी फोरफिट करना तो रीजनेबल अमाउंट करोगे ना। माना एक पार्टी ने आपको एडवांस भी दिया, उसके ऊपर भी 10-20 लाख पार्ट पेमेंट की, तो इसका मतलब उसकी इंटेंशन तो थी ना देने की, वो नहीं दे पा रहा,
तो यहां पर ये इश्यू आया था, कैन द होल अमाउंट बी फॉरफिटेड ऑटोमेटिकली? तो आंसर आया नो, कोर्ट अवॉर्ड्स ओनली रीजनेबल कंपेंसेशन। पूरा अमाउंट एक बार में फॉरफिट हो जाएगा ऐसा नहीं है। तो ये लीडिंग इंडियन केस बना पेनल्टी क्लॉज को समझने के लिए। इससे भी इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है, इंडियन केस नहीं है लेकिन इससे भी सॉरी इंडियन केस है, यूनियन ऑफ इंडिया 1969, लेकिन ये इससे भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ कि एक आदमी ने गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया, ठीक है। क्वेश्चन इसमें ये था, कई बार जब कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो कुछ सिक्योरिटी मनी रखवा ली जाती है जस्ट इस बात के लिए कि अगर तुमने सामान नहीं दिया तो तुम्हारी ये सिक्योरिटी जब्त कर लेंगे, ताकि सामने वाले पे प्रेशर है। अब यही हुआ, इसमें एक कॉन्ट्रैक्टर था, सप्लायर था, उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ सामान देना था, उसने सिक्योरिटी डिपॉजिट की, बाद में वो फेल हो गया। लेटर द गवर्नमेंट अलेज कि वो फेल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट है। अब गवर्नमेंट ने बोला कॉन्ट्रैक्ट ब्रोकन, तो हम सारी सिक्योरिटी जब्त कर रहे हैं। अब यहां पर मुद्दा ये आया कि ठीक है वो बंदा सामान नहीं दे पाया, ठीक है उसने सिक्योरिटी भी दी हुई थी, ठीक है आपके पास ये अधिकार है कि आप उसको जब्त कर सकते हो, बट ये तो देखो सपोज सिक्योरिटी 5 लाख की है और लॉस 40,000 का है, तो 40,000 के लॉस के लिए आप 5 लाख रुपए थोड़ी जब्त कर लोगे। आप बोलोगे सर फिर उसने पहले 5 लाख रुपए सिक्योरिटी दी क्यों, उसने एग्री क्यों किया? अरे भाई लोग बिजनेस करने के लिए प्रेशर में सिक्योरिटी देते हैं, एग्री भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज भी तो देखो ना कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया और फिर चाहे गवर्नमेंट है उसने कहीं और से वो प्रोडक्ट सोर्स किया, तो जो एक्चुअल लॉस होगा उससे थोड़ा ज्यादा ले लो, पूरी की पूरी सिक्योरिटी कैसे आप कर लोगे? तो गवर्नमेंट ने तो बोला कि कॉन्ट्रैक्ट से एक सिक्योरिटी को हम फॉरवर्ड करेंगे, ये गवर्नमेंट ने दलील दी, लेकिन जो पार्टी थी जिसका पैसा जब्त हो गया उसने कहा भाई ये तो बता दो कि एक्चुअल लॉस कितना हुआ है, थोड़ा भाई साहब प्लीज बताओगे। फिर सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया, उसने कहा अगर एक्चुअल लॉस को आप कैलकुलेट करते हो तो उसको प्रूव करो, फिर आप सिक्योरिटी को सीधा फॉरफिट नहीं कर दोगे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा है, ओनली रीजनेबल कंपेंसेशन मिलेगा, दैट इज द पॉइंट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये नहीं है कि आपको 50,000 का लॉस हुआ है और सिक्योरिटी 2 लाख है 5 लाख है आप सारी जब्त करके बैठ जाओगे, आप अपना लॉस काट के बाकी का पैसा वापस करो। यहीं पे एक एग्जांपल और दिया हुआ है, ये इस केस से रिलेटेड नहीं है। सपोज गवर्नमेंट ने 2,000 रुपए पर बैग पर वीट खरीदना था जो कि सप्लाई नहीं हुई और बाद में गवर्नमेंट को 2100 में लेना पड़ा, तो 100 रुपए बैग का ही तो लॉस हुआ, तो अब 100 रुपए का लॉस काट लो, बट ये थोड़ी सारी सिक्योरिटी जब्त कर लोगे। एक और केस है ओएनजीसी लिमिटेड वर्सेस सॉ पाइप्स लिमिटेड। अब इस केस में क्या हुआ, एक सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट होनी थी, डिले हुआ और एक प्री एस्टिमेटेड डैमेज क्लॉज था, थोड़ा ये समझने वाला है। ये केस ऊपर वाले से थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां पर डिले हुआ, डिले होने पर जो पेनल्टी लगनी थी या लगा लो लिक्विडेटेड डैमेजेस होने थे वो पहले से तय थे और वो रीजनेबल थे। अब बाद में जब लॉस हुआ तो उन्होंने कोई अपना प्रूव नहीं किया क्योंकि वो पहले से ही कैलकुलेटेड था कि भाई अगर डिले होगा तो इतना एक रीजनेबल एस्टिमेटेड कंपेंसेशन आपको देना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर अमाउंट जेन्युइन प्री एस्टिमेट है, प्लीज कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, कहो सर ऊपर कुछ पढ़ा रहे हो नीचे कुछ पढ़ा रहे हो, ना आप ही कुछ और पढ़ रहे हो। अलग अलग केसेस देने का लॉजिक यही है कि आप डिफरेंस समझो। उसमें लॉस कैलकुलेट हो गया और ऊपर वाले केस में, और वो सिक्योरिटी लॉस से बहुत ज्यादा थी। इस केस में पहले से ही एक जेन्युइन प्री एस्टिमेट कर लिया गया था विच वॉज नॉट अनरीजनेबल। ध्यान दीजिएगा यहां पर इट्स नॉट अनरीजनेबल, तो फिर कंपेंसेशन बिना प्रूफ ऑफ लॉस के भी फॉरफिट हो सकता है या देना पड़ सकता है। यानी एग्रीमेंट के टाइम पर ही अगर पूरी कैलकुलेशन कर ली गई है कि अगर डिले हुआ या फेलियर हुआ तो इतना कंपेंसेशन देना होगा, ये चीज अगर पहले से ही कैलकुलेट कर ली गई है तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इंडियन लॉ बहुत ज्यादा पेनल और लिक्विडेटेड डैमेज में डिफरेंस नहीं क्रिएट करता जैसा कि इंग्लिश लॉ में है, और यहां पर आमतौर पर एक ओनली रीजनेबल कंपेंसेशन ही अलाउड होता है। इंडियन लॉ में आमतौर पर कोर्ट में जाएंगे कंपेंसेशन मिलेगा लेकिन रीजनेबल। अब जैसे एक एग्जांपल ले लिया कि क्लाइंट ने एक स्टूडियो हायर किया फॉर रिकॉर्डिंग लेक्चर्स, अब एडिटेड वीडियोस में लेट होने पर 25,000 रुपए की पेनल्टी लगाई, तो ये पहले से एक रीजनेबल एस्टिमेट है, तो ये लिक्विडेटेड डैमेजेस में। अब एक स्टूडेंट ने कहा कि वो 10,000 रुपए फीस जो है वो डिलेज पेइंग 10,000 फीस बाय 2 days और कॉन्ट्रैक्ट में 50,000 रुपए का फाइन था, तो ऑब्वियसली ये पेनल्टी है, ठीक है ना।
तो अगर हम कंक्लूड करें अपने क्वेश्चन को तो यही है कि पेनल्टी जो है वो पनिश करने के लिए लगाई जाती है, बट आमतौर पर कोर्ट रीजनेबल कंपेंसेशन की ही बात करता है। बार बार वही बात बता रहा हूं, कोर्ट जो है वो रीजनेबल कंपेंसेशन की ही बात करता है। तो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। फिर भी कोई डाउट हो तो इन नंबर्स पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए। यूट्यूब पर भी आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं, अगर कोई डाउट है आई विल रिप्लाई। और जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ इसको रीजनेबल प्राइस पर बाय करने के लिए, परचेज करने के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।